हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सेफ एंटरप्राइजेज रिटेल पिक्चर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी 1976 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 50 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी हमें यहाँ पे जो भी बड़े बड़े यहाँ पे जो रिटेल स्टोर्स खोलते हैं तो उनके रिगार्डिंग जो भी हमें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये उसके रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ज्यूडी और वेस्ट साइड हो गया तो उनके लिए यहाँ पे फैशन के रिगार्डिंग जो भी फिक्चर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे अलग अलग जैसे कंपनीज होती है जैसे बास्केट वगैरह हो गया, फिर उसके अलावा यहाँ पे रिलायंस रिटेल और जो फ्यूचर ग्रुप है उनके लिए यहाँ पे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। इसमें से अगर हम 2 की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में यहाँ पे नजर आती है, और अगर हम एक यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ठाणे महाराष्ट्र में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली अगर हम कंपनी के फ्रेंचाइजीज की अगर हम बात करेंगे तो 2 फ्रेंचाइजीज हमें यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे नजर आती है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो एक नवी मुंबई में और एक हैदराबाद में यहाँ पे कंपनी की जो फ्रेंचाइजी है वो यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटर हमें यहाँ पे दुबई के यहाँ पे नजर आते हैं, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो कांचास सिटी से हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो ऑल देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे भी करंटली कंपनी के मेन अगर हम रेवेन्यू सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र से हमें यहाँ पे मेन कंपनी को रेवेन्यू आता हुआ यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक और गुजरात में भी हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू में यहाँ पे ये कंपनी को भी आता हुआ नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे भी कंपनी को नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी को सेटअप करना है। तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 65 करोड़ में यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक सेफ एंटरप्राइजेज करके एक अलग हमें यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी यहाँ पे नजर आती है, जिसमें अराउंड 6.99 करोड़ में यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 करोड़ हमें यहाँ पे ये कंपनी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी हमें यहाँ पे जो कंपनी की यहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनी है तो वहाँ पे भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कंपनी 10 करोड़ यूज करती हुई नजर आएगी। तो और देखा जाए तो यहाँ पे एक जो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे जो कंपनी में यहाँ पे सेटअप करती हुई नजर आएगी, तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। मार्केट को ये लगेगा कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो जाएगी तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे एक और अच्छा खासा कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी के नाम में ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 साल का फाइनेंशियल का नंबर ही हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये मेरे हिसाब से 2 साल का क्यों अवेलेबल है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 50 साल ये पुरानी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4-5 साल पुराना डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी से अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2024 में लगभग 101 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 139 करोड़ के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 37-38% का हमें यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये थोड़ा पॉजिटिव हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 23 करोड़ 9 लाख से हमें यहाँ पे अराउंड 39 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हमें यहाँ पे कंपनी की काफ़ी फिनोमिनल है। लेकिन एक तरीके से हमें यहाँ पे हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि ऑलमोस्ट 140 करोड़ का अगर ये कंपनी का रेवेन्यू है और वहाँ पे लगभग ये कंपनी 40 करोड़ के लगभग का अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 30% का ये नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी का नंबर निकल कर आता है। तो ये यहाँ पर B2B ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो B2B वाला जो बिजनेस मॉडल होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 30% का ग्रॉस मार्जिन करना भी काफ़ी एक बड़ी बात होती है। लेकिन ये कंपनी 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी कैसे कर रही है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे थोड़ा ये नंबर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नंबर को देख के कि जब लिस्टिंग के बाद में एकदम से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से गायब ना हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे डर यहाँ पे ये कंपनी के नंबर को देख के यहाँ पे लगता है। क्योंकि देखिए जो छोटी कंपनी होती है वहाँ पे अगर खास करके अगर आप ना डायरेक्ट कस्टमर को अगर आप बेच रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मार्जिन का नंबर फिर भी हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप B2B अगर आपका बिजनेस मॉडल होता है तो वहाँ पर अगर मार्केट में और भी अगर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाना मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये कंपनी को अगर बियॉन्ड पॉइंट अपने बिजनेस को अगर यहाँ पे स्केल करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 15-20% के लगभग यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो भले ही यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा मार्जिन अगर ये कंपनी का कम होता हुआ नजर आएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ का नंबर है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के ग्रोथ के कंपेरिजन में यहाँ पे कम आने वाले टाइम पे नजर आ सकता है। तो ये नंबर को देख के आपको यहाँ पे थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म ये स्टॉक को अगर रखने का सोच रहे हो, ये नंबर को देख के आपको ये मन में एक ख्याल आना चाहिए कि ये नंबर अगर एकदम से अगर ये गिर जाता है तो वहाँ पर ये इसका आप क्या करोगे।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 138 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज़ जहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 161 करोड़ 13 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 55 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 तारीख को यहाँ पर अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 26 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 635 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये जो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 16-17 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 65 करोड़ के जो नया केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी तो उसको लेकर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो एक बार ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में लगभग 25 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का जाता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। अभी थोड़ा एचएमई का आईपीओ के हिसाब से अगर हम देखेंगे थोड़ा आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे थोड़ा बड़ा नजर आता है, तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं यहाँ पे 20-25% से ज़्यादा के प्रीमियम पे खुलने के लिए काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल डिमांड यहाँ पे ये आईपीओ के लिए चाहिएगी। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग थोड़ी अच्छी खासी रहेगी 15-20% के लगभग की, और उसके बाद में थोड़ा कहीं नहीं कि 20-25% का स्टॉक की जो रैली है वो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद हमें आती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे 10-15% के और अपसाइड के लिए यहाँ पर आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर लिस्टिंग भी करी कंपनी सीधा 40-50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो अभी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 900 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा होल्ड करके मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट अगर आता है तो वहाँ पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर थोड़ी कंपनी की कम हो जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अभी लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर 20-25% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो रखनी चाहिए, उससे ऊपर अगर जाती है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे सेल करना सही रहेगा। लेकिन लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सेफ एंटरप्राइजेज रिटेल फिक्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।